आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मध्यकालीन सौंदर्य चेतना और अ, हिंदी साहित्य। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सौंदर्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो सौंदर्य अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि सौंदर्य की उत्पत्ति विद्वानों ने अनेक प्रकार से मानी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ओके सर। सौंदर्य की उत्पत्ति विद्वानों से अनेक प्रकार से मानी है। सौंदर्य सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। वाचस्पत्य कोश के अनुसार सर दोबारा रिपीट कर दीजिए लास्ट लाइन। सौंदर्य सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। वाचस्पत्य कोश के अनुसार वाचस्पत्य कोश के अनुसार सु उपसर्ग में उन्द धातु और अरन प्रत्यय जोड़कर उपसर्ग में उन्द धातु और अरन प्रत्यय जोड़कर सुंदर शब्द बना है। सु का अर्थ है भली प्रकार से और उन्द का अर्थ है आद्र करने वाला। सु का अर्थ है भली प्रकार से और उन्द का अर्थ है आद्र करने वाला। इस प्रकार सुंदर का अर्थ भली प्रकार से आद्र करने वाला हुआ। इस प्रकार सुंदर का अर्थ भली प्रकार से आद्र करने वाला हुआ। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार सुंदर शब्द नंद धातु से बना है। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार सुंदर शब्द नंद धातु से बना है। एक बार रिपीट कर दीजिए। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार सुंदर शब्द नंद धातु से बना है।
नंद धातु से बना है। सु अर्थात भली प्रकार से, सु का अर्थ है भली प्रकार से, और नंद का अर्थ है प्रसन्न करने वाला, और नंद का अर्थ है प्रसन्न करने वाला। इस प्रकार सुंदर का अर्थ भली प्रकार से या अच्छी तरह से प्रसन्न करने वाला हुआ। सर रिपीट करना दोबारा। इस प्रकार सुंदर शब्द का अर्थ भली प्रकार से प्रसन्न करने वाला हुआ। भली प्रकार से प्रसन्न करने वाला हुआ। सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य और आनंद को सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य और आनंद को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। सौंदर्य और आनंद को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समस्त सृष्टि सौंदर्य का भंडार है। समस्त सृष्टि सौंदर्य का भंडार है, और यहाँ जो कुछ भी सराहनीय है और यहाँ जो कुछ भी सराहनीय है वह इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला है। यहाँ जो कुछ भी सराहनीय है वह मनुष्य की इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला है, सौंदर्य की सीमा में आबद्ध है। सौंदर्य की सीमा में आबद्ध है। सर खड़ी दोबारा पात रिपीट। यहाँ जो कुछ भी सराहनीय है वह मनुष्य की इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला है। वह मनुष्य की इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला है, सौंदर्य की सीमा में आबद्ध है। रमणीय रमणीय माधुर्य, चारुता, सुषमा, शोभा, कांति, मनोहर। रमणीय, माधुर्य, चारुता, सुषमा, शोभा, कांति, मनोहर आदि ऐसे ही शब्द हैं आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सौंदर्य के स्थान पर प्राचीन काल से होता आया है। जिनका प्रयोग
सौंदर्य के स्थान पर प्राचीन काल से होता आया है। भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें सर तो एक सौंदर्य बार सौंदर्य पर से आगे, क्या सौंदर्य के स्थान पर उससे आगे क्या है? स्थान पर प्राचीन काल से होता आया है। भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में, भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो सौंदर्य को लेकर, पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो सौंदर्य को लेकर विद्वानों के मध्य, विद्वानों के मध्य मुख्यतः, विद्वानों के मध्य मुख्यतः वस्तुगत, वस्तुगत, भावगत और उभयगत, वस्तुगत, भावगत और उभयगत दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। सौंदर्य की सत्ता, सौंदर्य की सत्ता वस्तु में अंतर्निहित, वस्तु में अंतर्निहित मानने वाले विद्वानों ने, अंतर्निहित मानने वाले विद्वानों ने विचार रखा है, विचार रखा है कि रिपीट कर दीजिए एक बार। सौंदर्य की सत्ता वस्तु में अंतर्निहित मानने वाले विचारकों ने विचार किया है कि, चिंतकों ने विचार किया है कि सौंदर्य पूरी तरह से वस्तु में केंद्रित होता है। सौंदर्य पूरी तरह से वस्तु में केंद्रित होता है और और सुंदर वस्तु से इतर, और सुंदर वस्तु से इतर सौंदर्य जैसी कोई चीज नहीं होती। जो वस्तु सुंदर होती है, जो वस्तु सुंदर होती है वह हर व्यक्ति को सुंदर दिखती है, वह हर व्यक्ति को सुंदर दिखती है और आनंद की उत्पत्ति करती है। वह हर व्यक्ति को सुंदर दिखती है और आनंद की उत्पत्ति करती है। इस विचारधारा के, इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में, इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में भरत मुनि, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों का नाम, जैसे विद्वानों का नाम
सर एक बार नाम बोलना। मानने वाले विद्वानों में भरत मुनि, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं। आदि विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं। थोड़ा तेज लिखिए आप लोग। वहीं दूसरी ओर सौंदर्य को भावगत निर्मित मानने वाले विद्वानों के अनुसार वहीं दूसरी ओर सौंदर्य को सर एक वहीं बार रिपीट कर दूसरी ओर नाम लिए जा सकते हैं के बाद। क्या नाम लिए जा सकता है के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर सौंदर्य को भावगत निर्मित मानने वाले विद्वानों के अनुसार सौंदर्य को भावगत निर्मित मानने वाले विद्वानों के अनुसार सौंदर्य एक आत्मगत अनुभूति है। सौंदर्य एक आत्मगत अनुभूति है। सौंदर्य एक आत्मगत अनुभूति है। इसलिए कोई एक ही वस्तु जो किसी एक व्यक्ति को इसलिए कोई एक ही वस्तु जो किसी एक व्यक्ति को बहुत सुंदर प्रतीत होती है, जो किसी एक व्यक्ति को बहुत सुंदर प्रतीत होती है, किसी अन्य के लिए साधारण हो सकती है। एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति को बहुत सुंदर प्रतीत होती है, किसी अन्य के लिए साधारण हो सकती है। इस बात को हम बिहारी के माध्यम से समझ सकते हैं। इस बात को हम बिहारी के माध्यम से समझ सकते हैं। वे लिखते हैं, समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोय। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोय। मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि होय। सर रिपीट कर दीजिए। मन की रुचि जेती जितै मतलब जिसकी मन की जैसी रुचि है, तित तेती रुचि होए उसको वैसी ही चीजें पसंद आती हैं। मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि होए। अन्यत्र समन्वयवादी विचारकों का वह समूह है। अन्यत्र समन्वयवादी विचारकों का वह समूह है जो
सौंदर्य को न तो पूर्णतः वस्तुपरक मानता है, समन्वयवादी विचारकों का वह समूह है जो सौंदर्य को न तो पूर्णतः वस्तुपरक मानता है और न ही भावपरक। सौंदर्य को न तो पूर्णतः वस्तुपरक मानता है और न ही भावपरक, बल्कि वह इन दोनों के समन्वित रूप में बल्कि वह इन दोनों के समन्वित रूप में सौंदर्य का साक्षात्कार करता है। सौंदर्य का समन्वित रूप में सौंदर्य का साक्षात्कार करता है। इनके अनुसार वस्तु और भाव दोनों की उपस्थिति ही इनके अनुसार वस्तु और भाव दोनों की उपस्थिति ही सौंदर्य की अनुभूति में आवश्यक भूमिका निभाती है। हो गया? यस सर। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सौंदर्य को समझ लेने के बाद सौंदर्य को समझ लेने के बाद सौंदर्य चेतना का प्रश्न आता है। सौंदर्य चेतना का प्रश्न आता है। मूलतः सौंदर्य के अनुभव की परिणति ही सौंदर्य चेतना है। मूलतः सौंदर्य के अनुभव की परिणति ही सौंदर्य चेतना है। किसी वस्तु को देखने से व्यक्ति के हृदय में उपजे सुखद और संतोषजनक भाव। व्यक्ति के हृदय में उपजे सुखद और संतोषजनक भाव उसकी चेतना को सक्रिय करते हैं। उसकी चेतना को सक्रिय करते हैं। और क्या? उपजेश और उसके बाद उपजे सुखद और संतोषजनक भाव। सुखद और संतोषजनक भाव उसकी चेतना को सक्रिय करते हैं। उसकी चेतना को सक्रिय करते हैं और यही कार्य व्यापार सौंदर्य चेतना कहलाता है। सौंदर्य चेतना कहलाता है।
अब पैरा चेंज कर दीजिए, लिखिए मध्यकाल भारतीय इतिहास का मध्यकाल भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा विवादास्पद काल है। मध्यकाल भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा विवादास्पद काल है। भारत में मध्यकाल के निर्धारण को लेकर भारत में मध्यकाल के निर्धारण को लेकर इतिहासकारों और संस्कृति चिंतकों में व्यापक मतभेद निर्धारण को लेकर इतिहासकारों और संस्कृति चिंतकों में व्यापक मतभेद इस बात का प्रमाण है कि यूरोपीय अर्थ में मध्यकाल भारत के इतिहास में नहीं रहा। यूरोपीय अर्थ में मध्यकाल भारत के इतिहास में नहीं रहा। इतिहासकार राम शरण शर्मा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के साथ शुरू होने वाले ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष से सामंतवाद का संबंध जोड़ते हैं। ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष से सामंतवाद का संबंध जोड़ते हैं। इरफान हबीब इरफान हबीब 11वीं सदी में प्राविधिक विकास से मध्यकाल का संबंध जोड़ते हैं। 11वीं शताब्दी में प्राविधिक विकास से मध्यकाल का संबंध जोड़ते हैं। और 15वीं शताब्दी से उत्तर मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं। उत्तर मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं। रोमिला थापर 800 से 1200 ईस्वी 800 से 1200 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी यानी
9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सामंतवाद का काल मानती हैं, तक सामंतवाद का काल मानती हैं। भारतीय और यूरोप सामंतवाद के स्वरूप में भारतीय और यूरोप सामंतवाद के स्वरूप में जो अंतर था, भारतीय और यूरोपीय सामंतवाद के स्वरूप में जो अंतर था, उससे पैदा होने वाली बहसों को सुलझाते हुए उससे पैदा होने वाली बहसों को सुलझाते हुए रोमिला थापर ने स्पष्ट किया रोमिला थापर ने स्पष्ट किया एक बार रिपीट कर दीजिए। उससे पैदा होने वाली बहसों को सुलझाते हुए रोमिला थापर ने यह स्पष्ट किया कि नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान सामंतवाद का आधार है। यूरोपीय सामंतवाद में आर्थिक अनुबंध पर बल होता था। यूरोपीय सामंतवाद में आर्थिक अनुबंध पर बल होता था, जबकि भारतीय सामंतवाद में ऐसा नहीं है। जबकि भारतीय सामंतवाद में ऐसा नहीं था। इसके अलावा दोनों के सामंतवाद में कोई खास अंतर नहीं था। इसके अलावा दोनों के सामंतवाद में कोई खास अंतर नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7वीं से 16वीं सदी तक के काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल को स्तब्ध मनोवृत्ति का काल अर्थात मध्यकाल कहा है। स्तब्ध है। स्तब्ध क्या? 16वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी के काल को स्तब्ध मनोवृत्ति का काल अर्थात मध्यकाल कहा है।
इन्वर्टेड कामा में लिखिए मध्य युग या मध्यकाल शब्द, मध्य युग या मध्यकाल शब्द भारतीय भाषाओं में नया ही है, भारतीय भाषाओं में नया ही है। आजकल आजकल इस शब्द का प्रयोग, आजकल इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे काल के अर्थ में होने लगा है, आजकल इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे काल के रूप में होने लगा है जिसमें जिसमें सामूहिक रूप से मनुष्य, जिसमें सामूहिक रूप से मनुष्य एक जब्ती हुई स्तब्ध मनोवृत्ति का, एक जब्ती हुई स्तब्ध मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है। इस देश के प्राचीन साहित्य में, इस देश के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। मध्यकाल में भारतीय समाज, मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक प्रकार के अनुभवों, परिवर्तनों, अनेक प्रकार के अनुभवों, परिवर्तनों से गुजर रहा था, परिवर्तनों से गुजर रहा था, जिसमें से एक था राजनीतिक सामंतवाद, जिसमें से एक था राजनीतिक सामंतवाद। इसका चरित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार का था, इसका चरित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार का था। कुछ तो सरकारी अधिकारी थे जिनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, कुछ तो सरकारी अधिकारी थे जिनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि राजस्वदायी गांवों के रूप में, बल्कि राजस्वदायी गांवों के रूप में भुगतान किया जाता था, राजस्वदायी गांवों के रूप में भुगतान किया जाता था। कुछ पराजित राजा और उसके समर्थक थे, कुछ पराजित राजा और उसके समर्थक थे जो सीमित क्षेत्रों में राजस्व का उपयोग करते थे। अगले पैरा से लिखिए जाति प्रथा जो इस काल में जन्म ले चुकी थी, जाति प्रथा तो इस काल में जन्म ले चुकी थी,
समाज का आधार थी, समाज का आधार थी। क्या बोला आपने? जाति प्रथा जो इस काल में बहुत पहले जन्म ले चुकी थी, समाज का आधार थी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला? जाति प्रथा जो इस काल में बहुत पहले जन्म ले चुकी थी, समाज का आधार थी। इस जाति प्रथा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ब्राह्मणों की स्थिति काफी मजबूत हुई, ब्राह्मणों की स्थिति काफी मजबूत हुई। इन ब्राह्मणों ने न केवल कृषि का प्रसार किया, इन ब्राह्मणों ने न केवल कृषि का प्रसार किया, बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों, बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों, मंत्रियों आदि के काम भी किए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इन ब्राह्मणों ने न सिर्फ कृषि का प्रसार किया, बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों, मंत्रियों आदि के काम भी किया, आदि का काम भी किया। उनमें से कुछ ने तो उनमें से कुछ ने तो सैनिक मामले उनमें से कुछ ने तो सैनिक मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। सैनिक मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा और साहित्य का सृजन करके, शिक्षा और साहित्य का सृजन, शिक्षा और साहित्य का सृजन उनके क्रियाकलापों का, उनके क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बात कर रही है, टीवी में चला पाएगी। हाँ। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आगे लिखिए, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मंतव्यों के आधार पर मंतव्यों के आधार पर पतनोन्मुख
पतन प्लस उन्मुख, पतनोन्मुख। और जबती हुई मनोवृत्ति की पहचान करें, और जबती हुई मनोवृत्ति की पहचान करें। पहचान करें। पहचान करें तो पुराणों में आस्था, पुराणों में आस्था, भविष्य को अंधकार में समझने की प्रवृत्ति, भविष्य को अंधकार में समझने की प्रवृत्ति, और अतीत को आदर्श मानना, और अतीत को आदर्श मानना। अनुकरण प्रधान साहित्य, अनुकरण प्रधान साहित्य, और अतिशय अलंकार प्रियता, और अतिशय अलंकार प्रियता। इन सब से मध्यकालीनता का निर्माण हुआ है। इन सब से, इन सब से मध्यकालीनता का निर्माण हुआ है। आगे लिखिए। मध्यकालीन सौंदर्य दृष्टि पर विचार करते हुए मध्यकालीन सौंदर्य दृष्टि पर विचार करते हुए प्रकृति, मानव जीवन और ललित कलाओं को रेखांकित करना। विचार करते हुए प्रकृति, मानव जीवन और ललित कलाओं को रेखांकित करना आवश्यक है। मध्यकालीन साहित्य में, मध्यकालीन साहित्य में प्रकृति की भूमिका निर्विवाद है। प्रकृति की भूमिका निर्विवाद है। प्रकृति की भूमिका निर्विवाद है। सूफी काव्यधारा में, सूफी काव्यधारा में प्रकृति का विशेष महत्व रहा है। प्रकृति का विशेष महत्व रहा है। प्रकृति जहाँ संयोग में सुखद, प्रकृति जहाँ संयोग में सुखद क्षणों को सजोने का काम करती है, प्रकृति जहाँ संयोग में सुखद क्षणों को सजोने का काम करती है,
वहीं वियोग के पलों में, वहीं वियोग के पलों में वही प्रकृति, वही प्रकृति विरही के हृदय के साथ, विरही के हृदय के साथ तादात्म्य स्थापित करके तादात्म्य स्थापित करके उसकी सहचरी बनती है, उसकी विरही के हृदय के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसकी सहचरी बनती है। जायसी ने पद्मावत में, जायसी ने पद्मावत में नागमती के विरह का वर्णन करते समय, नागमती के विरह का वर्णन करते समय प्रकृति को केंद्र में रखते हुए, प्रकृति को केंद्र में रखते हुए प्रकृति को केंद्र में रखते हुए विदेश में बैठे प्रियतम को, विदेश में बैठे प्रियतम को पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है, पशु पक्षियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है। नागमती जब वियोग में तड़प रही थी, नागमती जब वियोग में तड़प रही थी, तब एकमात्र प्रकृति ही, तब एकमात्र प्रकृति ही थी जो उसे तथा उसके दुख को, जो उसे तथा उसके दुख को संवेदना, उसके दुख को सांत्वना प्रदान कर सकती थी, सांत्वना प्रदान कर सकती थी। इसलिए नागमती उसी से यह उम्मीद भी करती है, इसलिए नागमती उसी से यह उम्मीद भी करती है कि प्रकृति, उसी से यह उम्मीद भी करती है कि प्रकृति उसे और उसके प्रियतम को मिला सकती है, उसे और उसके प्रियतम को मिला सकती है। आगे चौपाई है, लिखिएगा। पिए सौ कहेउ संदेशड़ा, पिए से कहेउ हे संदेशड़ा, पियू सो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, पियू सो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मुई, सो धनी विरहे जरी मुई, सो धनी विरही जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग, तेहिक धुआं हम लाग। इसी प्रकार
इसी प्रकार तुलसी के राम भी, इसी प्रकार तुलसी के राम भी पशु पक्षियों से अपने प्रिय का पता पूछते हैं। तुलसी के राम भी पशु पक्षियों से अपने प्रिय का पता पूछते हैं। आगे लिखो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह में गोपियों, कृष्ण के विरह में गोपियों तथा गोपियों के विरह में कृष्ण भी कृष्ण के विरह में गोपियों और गोपियों के विरह में कृष्ण भी अपना संबंध प्रकृति से जोड़ते हैं। सूरदास उद्धव गोपी प्रसंग में, सूरदास उद्धव गोपी प्रसंग में इस संबंध को, इस संबंध को रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट कर दीजिए सूरदास से। सूरदास उद्धव गोपी प्रसंग में, उद्धव गोपी प्रसंग में इस संबंध को अनेक बार प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह में गोपियों के लिए काली रातें, कृष्ण के विरह में गोपियों के लिए काली रातें, काले घने मेघ, काले घने मेघ और उसमें बिजली का चमकना, आदि हैं, आदि हैं। नहीं, आदि है को काट दीजिए। आदि गोपियों के विरह में, आदि गोपियों के विरह में अनूठा सौंदर्य भर देता है, अनूठा सौंदर्य भर देता है। पिया बिनु सापिन कारी राती, पिया बिनु सापिन कारी राती, पिया बिनु सापिन कारी राती, कबहू जामिनी होती, कबहू जामिनी होती, जुन्हैया डसी उल्टी हो जाती, जुन्हैया डसी उल्टी हो जाती। पिया बिनु सापिन कारी राती, कबहू जामिन होती, जुन्हैया डसी उल्टी हो जाती।
रीति रीतिकाल में रीतिकाल में रीतिकाल में नायक नायिका की विभिन्न चेष्टाओं के साथ नायक नायिकाओं की विभिन्न चेष्टा के साथ प्रकृति भी अपनी कोमलता सुकुमारता और मधुरता मिला देना चाहती है। आगे दो पंक्ति है, लिखिए। सहर सहर शोधो, सहर सहर शोधो, शीतल समीर डोले, घर घर घन घेरी के घरिया, घर घर घन घेरी के घहरिया। मध्यकालीन सौंदर्य दृष्टि का वर्णन करते हुए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, मध्यकालीन सौंदर्य दृष्टि का वर्णन करते हुए जब मानवीय सौंदर्य की बात आती है, मध्यकालीन सौंदर्य दृष्टि का वर्णन करते हुए जब मानवीय सौंदर्य की बात आती है, तो मध्यकालीन साहित्य तो मध्यकालीन साहित्य मध्यकालीन साहित्य चमत्कृत हो उठता है, चमत्कृत हो उठता है। भक्ति काल के कवि जहां अपने आराध्य की रूप वर्णन अपने आराध्य का रूप वर्णन करते समय भक्ति काल का कवि जहां अपने आराध्य का रूप वर्णन करते समय उस पर मुग्ध होता है, रूप वर्णन करते समय उस पर मुग्ध होता है, वहीं रीतिकालीन कवि ईश्वर को भी राज दरबारों तक खींच लाते हैं। वे वे ईश्वर के झीने आवरण को हटाकर वे ईश्वर के झीने आवरण को हटाकर सामान्य नायक नायिका के रूप में सामान्य नायक नायिका के रूप में
सौंदर्य का वर्णन करते हैं। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्र का, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्र का जितना सूक्ष्म वर्णन सूरदास ने किया है, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का जितना सूक्ष्म वर्णन सूरदास ने किया है, अन्य किसी ने नहीं, अन्य किसी ने नहीं। कृष्ण के सौंदर्य की झांकी, कृष्ण के सौंदर्य की झांकी उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत की है। कृष्ण के सौंदर्य की झांकी उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत की है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। भक्तिकालीन कवियों का संबंध। भक्तिकालीन कवियों का संबंध जहां लोक सामान्य से था, जहां लोक सामान्य से था, वहीं रीतिकालीन कवियों का दरबारों से, वहीं रीतिकालीन कवियों का दरबारों से। ऐसे में कृष्ण भक्ति को, ऐसे में ऐसे में ये कवि कृष्ण भक्ति की भूमि को छोड़कर, ऐसे में ये कवि कृष्ण भक्ति की भूमि को छोड़कर राज प्रशस्ति के साधन, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भक्ति की भूमि को छोड़कर राज प्रशस्ति के साधन में परिणत हो गए। राज प्रशस्ति के साधन में परिणत हो गए। परिणाम यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि इस धारा के कवियों ने, कि इस धारा के कवियों ने कृष्ण और राधा के माध्यम से, कृष्ण और राधा के माध्यम से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति देने में, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति देने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कोताही नहीं बरती। रीति युगीन कवियों ने रूप और भाव के सामंजस्य पर बल न देकर, रीति युगीन कवियों ने रूप और भाव के सामंजस्य पर, रीति युगीन कवियों ने
रूप और भाव के सामंजस्य पर बल न देकर केवल शारीरिक अंगों प्रत्यंगों केवल शारीरिक अंगों प्रत्यंगों के वर्णन में ही अंगों प्रत्यंगों के वर्णन में ही सौंदर्य की अनुभूति को सीमित कर दिया है। वर्णन में ही सौंदर्य की अनुभूति को सीमित कर दिया है। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई थी यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में भी यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में भी कवि दृष्टि आंगिक चेष्टाओं पर ही टिकी रह गई। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में भी कवि दृष्टि आंगिक चेष्टाओं पर ही टिकी रह गई। मतीराम कृष्ण सौंदर्य का चित्रण इस प्रकार करते हैं। मतीराम कृष्ण सौंदर्य का चित्रण इस प्रकार करते हैं। एक पद है, लिखिए। मोर पखा मतीराम किरीटी में, मोर पखा मतीराम किरीटी में, मोर पखा मतीराम किरीटी में, कंठ बनी बनमाल सुहाई, कंठ बनी बनमाल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर, मोहन की मुस्कानी मनोहर, कुंडल डोलन में छवि छाई, कुंडल डोलन में छवि छाई, मोर पखा मतीराम किरीट में, कंठ बनी बनमाल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर, कुंडल डोलन में छवि छाई। नायिका की क्षीणता का वर्णन, नायिका की क्षीणता का वर्णन रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है। रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है। उनमें से एक कवि सवाल करता है, उनमें से एक कवि सवाल करता है, कनक छरी सी कामिनी काहे ते कटि छीन, कनक छरी सी कामिनी काहे ते कटि छीन। दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है,
कटी को कंचन काट विधि, कटी को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धरि दीन। कटी को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धरि दीन। कटी की यह क्षीणता, कटी की यह क्षीणता सभी रीतिकालीन कवियों को, सभी रीतिकालीन कवियों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में आकर्षित करती है और उन्हें अपनी चमत्कार, और उन्हें अपनी चमत्कार वृत्ति को संतुष्ट करने का मौका भी देती है। चमत्कार वृत्ति को संतुष्ट करने का मौका देती है। रीतिकाल के कवियों ने रीतिकाल के कवियों ने रीतिकाल के कवियों ने गौर वर्ण के, गौर वर्ण के वर्णन में, रीतिकाल के कवियों ने गौर वर्ण के वर्णन में नायिका की पीतता के प्रति, नायिका की पीतता के प्रति जो आकर्षण दिखाया है, नायिका की पीतता के प्रति जो आकर्षण दिखाया है, वह भी उनकी अभिजात वर्गीय, अभिजात वर्गीय सौंदर्याभिरुचि का प्रमाण है। उनकी अभिजात्य वर्गीय सौंदर्याभिरुचि का प्रमाण है। नारी की गुराई, नारी की गुराई अर्थात पीतवर्णता, नारी की गुराई अर्थात पीतवर्णता ऐसी है कि उसके सामने स्वर्ण भी फीका पड़ जाता है। कुंदन दो लाइन लिखिए। कुंदन को रंग फीका लगे, कुंदन को रंग फीका लगे, झलकै अति अंगन चारु गुराई, झलकै अति अंगन चारु गुराई। आँखिन में अलसानी, आँखिन में अलसानी, आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई, चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या?
कुंदन को रंग फिको लगे, झलके अति अंगन चारु बुराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई। आलस्ता, आलस्ता, या आलस्यपूर्ण चेष्टा, आलस्ता या आलस्यपूर्ण चेष्टा सामंतीय सौंदर्य बोध का प्रमुख लक्षण है। सामंतों की नजर में, सामंतों की नजर में सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। आलस्ता या आलस्यपूर्ण चेष्टा सामंतीय सौंदर्य बोध का एक प्रमुख लक्षण है। सामंतों की नजर में, सामंतों की नजर में नारी विलास का उपकरण मात्र है। सामंतों की नजर में नारी विलास की उपकरण मात्र है। उसके मानवीय पक्ष से, उसके मानवीय पक्ष से उनका कोई सरोकार नहीं होता। उसके मानवीय पक्ष से उसका कोई सरोकार नहीं होता। उनके मदमाते नेत्र, उनके मदमाते नेत्र, रति पश्चात उठती अंगड़ाई, रति पश्चात उठती अंगड़ाई, रति श्रम से थका शरीर, रति श्रम से थका शरीर, उनके रसबोध के, उनके रसबोध के विशेष आलंबन होते हैं। रीति कवियों ने नायिका के इस आलस्ता में, नायिका की इस आलस्ता में नायिका की इस आलस्ता में रीति कवियों ने नायिका में इस आलस्ता को, इस आलस्ता के भरपूर दर्शन किए हैं। इस आलस्ता के भरपूर दर्शन किए हैं। लिखिए 2 लाइन कि रस आरस भोय उठी कछु,
रस आरस भोय उठी कछु, सोय लगी लसै पीक पगी। रस आरस भोय उठी कछु सोय, कछु सोय लगी लसै पीक पगी पलकें। लसै पीक पगी पलकें, घन आनंद ओप बढ़ी मुख। घन आनंद ओप बढ़ी मुख, और सुफैली और सुफैली भवी सुथरी भवी पलकें। रस आरस भोय उठी कछु सोय लगी लसै पीक पगी पलकें। घनानंद ओप बढ़ी मुख मुख और सुफैली भवी सुथरी अलकें। आगे लिखिए, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि रीति काल में ऐसा नहीं है कि रीति काल में श्रृंगार के स्वस्थ और स्वाभाविक चित्र बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रीति काल में श्रृंगार के स्वस्थ और स्वाभाविक चित्र बिल्कुल नहीं है। अवश्य है और पर्याप्त मात्रा में है। अवश्य है और पर्याप्त मात्रा में है। मतिराम, पद्माकर, देव, बिहारी। मतिराम, पद्माकर, देव, बिहारी आदि कवियों ने गार्हस्थ्यिक जीवन की नारी चेष्टाओं व क्रियाकलापों का गार्हस्थ्यिक जीवन की नारी चेष्टाओं व क्रियाकलापों का अनेक स्वाभाविक और आकर्षक चित्रण किया है, किंतु अनुपात में उन छंदों की संख्या कहीं ज्यादा है। किंतु अनुपात में उन छंदों की संख्या कहीं ज्यादा है जिनमें जिनमें नारी के उत्तेजक और पुरुष की विलास वृत्ति को तृप्त करने वाले और पुरुष की विलास वृत्ति को तृप्त करने वाले हाव भाव को उभारा गया है। तृप्त करने वाले हाव भाव को उभारा गया है। कहीं कहीं तो कवियों ने स्वयं अपनी कामांधता को स्वीकार करके कहीं कहीं तो कवियों ने स्वयं अपनी कामांधता को स्वीकार करके
नारी के कामिनी रूप के प्रति स्वीकार करके, नारी के कामिनी रूप के प्रति, नारी के कामिनी रूप के प्रति खुले शब्दों में आसक्ति प्रकट की है। खुले शब्दों में आसक्ति प्रकट की है। बाकी भाषा को लेकर के और इस विषय पर हम लोग पहले भी ऑफलाइन क्लास में बातचीत कर चुके हैं, है ना। तो वहाँ पे जो चीजें बताई गई थी उन चीजों को इसमें ऐड करेंगे, भाषा को लेकर के और रस छंद अलंकार को लेकर के, या फिर स्त्रियों के मनोभावों को लेकर के क्या क्या विचार रखे गए, रीति काल के कवियों ने क्या क्या विचार रखा है, भक्ति काल के कवियों ने इन नायक नायिकाओं के सौंदर्य को लेकर के क्या क्या लिखा है, इसको भी आप लोग अपने तरफ से इसमें और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, बाकी इकाई 2 में हम लोग पहले भी लगभग पूरे टॉपिक पे एक बार बात कर चुके हैं कि मध्यकालीन दार्शनिक चेतना पे भी और सौंदर्य चेतना पे भी पहले से मध्यकालीन बोध पे हम लोग 2-3 क्लास में बात किए हैं, ठीक है। तो उन्हें ही इसमें उसी चीज को इसमें आप लोग जोड़ेंगे और अपना जो आंसर है और उसको लिख करके मुझे दिखाएंगे, है ना। अब मध्यकालीन भक्ति काव्य का स्वरूप और भक्ति आंदोलन को लेकर के भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है पहले ही। तो अगली क्लास में हम लोग तीसरी इकाई पे बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप लोग अब सौंदर्य चेतना पे लगभग मैंने लिखवा दिया है, लोक संस्कृति वाले पे और भक्ति आंदोलन का स्वरूप और ये भक्ति काव्य का स्वरूप और भक्ति आंदोलन, इन दोनों पे आप लोग लिख करके मुझे दिखाएंगे। ऊपर के दोनों पे मैंने लगभग लिखा दिया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जोड़ना है भाषा को लेकर के, वो आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3, और इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, इससे संबंधित कुछ मेरे आर्टिकल हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। जी सर। हाँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर मेरे को पूछना है कि ये वाला ना आप दर्शन का क्वेश्चन ना पॉइंट वाइज बता दीजिए कि कैसे कैसे करना है। दर्शन का तो मैंने लिखवा दिया है, पूरा आंसर लिखवा दिया था। दर्शन पे मैंने पूरा आंसर लिखा दिया था आपको, जो उस पे सबसे पहले कि दर्शन है क्या ये बताते हुए, जो सूफी हैं, संत काव्य धारा के कवि हैं, उनका दर्शन क्या है, सूफी कवि हैं उनका दर्शन क्या है, फिर राम काव्य धारा के कवि जो हैं उनका दर्शन क्या है, फिर ये जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं इनका दर्शन क्या है। इन तीनों को दिखाते हुए उनके पदों में कैसे दर्शन आया है ये आप दिखा सकते हैं। जैसे आप अभी इसमें रज्जब पढ़ रहे हैं और एक इकाई आप लोगों की लगी होगी, एक पेपर होगा जो दीवान जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या, पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य, उसमें वो आप लोगों को बताते होंगे कुछ कुछ चीजें। तो उनके पदों में कैसे कैसे दर्शन का प्रयोग हुआ है, चाहे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं या मीराबाई हैं। तो यहाँ से आप कुछ पद उनके निकाल लेंगे और उसमें कौन क्या क्या दर्शन है, किसके यहाँ पे अद्वैतवाद है, किसके यहाँ द्वैतवाद है, ये सब चीजें आप निकाल के रख लेंगे। बाकी रज्जब का भी मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, ठीक है। जी सर। हाँ, यही बताना है इसमें। अब हम लोग अगली क्लास में इकाई 3 पढ़ेंगे, ठीक है।
ओके सर। ठीक।